अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो बैकग्राउंड है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जरा सा, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट के जहन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही होता है कि सर गोल्डस्टीन हो या जेम्स चैडविक हो, इन लोगों ने कैसे सोचा कि इनके अंदर एक पार्टिकल है और वो है भी न्यूट्रल, पता कैसे चला? इनके जहन में ये जो सवालात ये कैसे आए? एक्सपेरिमेंट तो बात की बात है, लेकिन इनका सोच कैसे बना, जो कि बिल्कुल आप लोग का मेन क्वेश्चन है, ठीक है? जिस तरीके से मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में एक्सप्लेन किया, उसको इसका बैकग्राउंड क्या था, इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या है, ऑब्जर्वेशन कहाँ से, किसने सोचा, किस तरीके से, ठीक है? उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया उसको भी वॉच करें, ठीक है? तो न्यूट्रॉन के बारे में इसने सबसे पहले कैसे सोचा कि एटम के अंदर एक पार्टिकल है, जो कि बाद में इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? नंबर 1 पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अब यहाँ पे आपको इसका आंसर लाजमी मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले उसने हाइड्रोजन एटम को लिया। कौन सा एटम? हाइड्रोजन। बीम बैलेंस के ऊपर रखा, रखने के बाद उसका जो एटॉमिक मास था वो 1 था। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन एटम को बीम बैलेंस के ऊपर रखने के बाद उसका एटॉमिक मास 1। तो जेम्स चैडविक ने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर क्या कहा कि उसने दूसरा एलिमेंट उठाया, दूसरा एटम उठाया, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन को जब बीम बैलेंस के ऊपर रखा, रखने के बाद उसका जो मास था, जो कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट किया था कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 6 आएगा। कार्बन का कितना आएगा? 6। जब बीम बैलेंस के ऊपर रखा तो कार्बन को बीम बैलेंस के ऊपर रखने के बाद इसका 12 आया। कितना आया? 12। आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का ये आपके पास 1 होता है, ठीक है? एटॉमिक मास भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के अंदर। ये तो आपको पता होगा क्योंकि आपने क्लास 9 में भी स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कहा कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मास है उनको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का जो मास है उनको हम नेग्लेक्ट कर सकता हूं, लेकिन प्रोटॉन का मास मैंने कैलकुलेट भी किया, उसका वैल्यू भी आया मेरे पास 6, यानी एटॉमिक मास कितना आया? 6 आया। मगर जब मैंने बीम बैलेंस के ऊपर रखा, रखने के बाद इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 आ रहा है। तो 12 क्यों आ रहा है? इसका बुनियादी रीजन क्या है? इस तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट है, जिस तरीके से आपके पास सोडियम है, सोडियम को भी किसके ऊपर रखा? इस बीम बैलेंस के ऊपर रखा। उसका जो एटॉमिक मास था वो एटॉमिक नंबर जो था यानी 11, ठीक है? कैलकुलेशन के थ्रू उसका एटॉमिक मास भी 11 आना चाहिए, लेकिन बाद में जब बीम बैलेंस के ऊपर रखा, रखने के बाद उसने फिर वहां पे 23 AMU आ रहा था, एटॉमिक मास यूनिट। जितने भी एलिमेंट थे इसके ऊपर इसने ऐसे एक एक को बीम बैलेंस के ऊपर रखने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे जो हमने मास मालूम किया यानी प्रोटॉन के थ्रू जो एटम के अंदर जो मास होता है, ठीक है? एटम के अंदर प्रोटॉन का जो मास है, जहां पे 6 हमने कैलकुलेट किया है वहां पे डबल आ रहा है। यानी हम अगर कह रहे 6 वहां पे 12 आ रहा है, अगर हम कह रहे कि यहाँ पे 11 वहां पे 22 या 23 आया, बल्कि डबल से भी थोड़ा ज्यादा। उसके बाद इसने सोचा कि नहीं, एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को इनके बारे में पता नहीं चला। क्यों? इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है। डिस्कवरी 1932 में, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी या प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो 1886 में प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, यानी 42 या 45 साल के बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। आज से पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इतना न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसको डिस्कवर करना इंतहाई डिफिकल्ट था। इसकी वजह से इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, जो कि जेम्स चैडविक ने की। उम्मीद है कि यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि बाई जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, गॉट नोबेल प्राइज इन 1935, और जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला 1935 में फिजिक्स की वजह से। फिजिक्स में इसने ये जो डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की, और साथ ही आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी भी यहां से हुई, ठीक है? किसने किया? जेम्स चैडविक ने। अच्छा, इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को कौन सी मेथड के थ्रू इसने डिस्कवर किया? थ्रू अल्फा स्कैटरिंग मेथड के थ्रू। इसके बारे में मैं बता देता हूं कि अल्फा स्कैटरिंग मेथड क्या होता है, ठीक है? नंबर चट्टा पे आपके पास चौथा जो पॉइंट है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाज द, और यहां से आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कवर,
ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन बनते हैं कि सर नंबर 1 पे न्यूट्रॉन तो बाद की बात है कि कैसे डिस्कवर हुआ, अल्फा स्कैटरिंग क्या होते हैं और आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अल्फा स्कैटरिंग का मतलब ये होता है, स्कैटरिंग स्कैटरिंग का मतलब होता है डिस्पर्जन, फैल जाना, स्पीड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रेस थे वो फैल गए, इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। ये रेस का जो फैलना है इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। अल्फा रेस यहाँ पे फैल गए, इसका स्कैटरिंग हुआ, स्कैटरिंग होने के बाद स्प्लिट के साथ, ठीक है। अब मैं आपको जब ये स्टार्ट करूंगा तो मैं बता दूंगा यहाँ पे एक एक पॉइंट्स। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है डिस्पर्स, फैल जाना, ठीक है। और साथ ही आपके पास ये जो मेथड है अल्फा स्कैटरिंग मेथड, ये रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ वो डिस्चार्ज ट्यूब या क्रॉक्स ट्यूब के थ्रू, बल्कि न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो अल्फा स्कैटरिंग मेथड के थ्रू हुआ, जो कि रदरफोर्ड ने इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अभी तक उस वो जो लेक्चर है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है, वहां पे मैंने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं अपलोड करूं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से उसको अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है उसको मैं अपलोड करूं। तो वहां पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड है और साथ ही नील बोयर है, इस तरीके से श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल है, बाकी 4-5 और एटॉमिक मॉडल उनके बारे में मैं वहां पे डिटेल से एक एक लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा स्कैटरिंग मेथड, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अल्फा स्कैटरिंग मेथड के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ये होता है कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ये वो प्रोसेस है, ये वो फिनोमेना है कि चंद एलिमेंट से खुद ब खुद रेज इमिट्स होते हैं, रिलीज होते हैं। वो एलिमेंट जिनसे खुद ब खुद रेज इमिट्स होते हैं या रिलीज होते हैं, उन एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दो तरह के, नंबर 1 एक आर्टिफिशियल, दूसरे नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनसे खुद ब खुद रेडियो, जिनसे खुद ब खुद रेडिएशन इमिट्स होते हैं या रिलीज होते हैं, उनको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनसे हम रेडिएशन इमिट्स करते हैं या उनसे हम रेडिएशन को रिलीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इस तरीके से आपके पास है हीलियम, हीलियम के अंदर अल्फा पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये जब दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। इस हीलियम से क्या चीज बनता है, अल्फा पार्टिकल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि रेडियो एक्टिविटी के दो टाइप्स है। नंबर 1 पे आपके पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 पे आपके पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब यह होता है कि जिन एलिमेंट से आप बम्बारमेंट के थ्रू उनसे आप रेडिएशन क्या करते हो, रिलीज करते हो, इमिट्स करते हो, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन जिन एलिमेंट से खुद ब खुद शुआएं निकलते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बनता है कि सर कौन सी एलिमेंट से शुआएं खुद ब खुद निकलते हैं, जिनके एटॉमिक मास 82 से ग्रेटर हो, उनसे 82 या 82 से ग्रेटर हो, उनसे खुद ब खुद शुआएं निकलते हैं। एटॉमिक नंबर जिनका 82 से ग्रेटर हो। अच्छा, आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि उससे क्यों रिलीज होते हैं, मसला क्या है उसके साथ। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस रेस को इमिट्स करते हैं, उस रेडिएशन को इमिट्स करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि यहाँ पे एलिमेंट पहले से स्टेबल है लेकिन उनको हम अनस्टेबल करते हैं बम्बार्डमेंट के थ्रू, अल्फा के थ्रू, अल्फा पार्टिकल के थ्रू, उसको हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को हम अनस्टेबल करते हैं अल्फा पार्टिकल के थ्रू या बम्बार्डमेंट के थ्रू, बाकी जितने भी पार्टिकल अल्फा, गामा और बीटा रेस, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिविटी भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो टारगेट है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अपने लेक्चर को गौर से वाच करने ताकि आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जेम्स चैडविक ने, इसका जो बैकग्राउंड था वो तो मैंने आपको बता दिया। ये एक लीड ब्लॉक लिया, टीबी लंबम। लीड ब्लॉक लेने के बाद यहाँ से इसके अंदर कौन से पार्टिकल मौजूद थे, अल्फा सोर्स का, अल्फा सोर्स। अच्छा, इस अल्फा सोर्स से क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये अल्फा सोर्स मौजूद है, ये यहाँ पे आ रहा था, इससे रेडिएशन इमिट्स हो रहे थे, क्या है, रेडिएशन। और ये अल्फा सोर्स जो था ये हीलियम था, यानी हीलियम से जब दो इलेक्ट्रॉन मैंने लूज किए, लूज करने के बाद यहाँ से कौन सा अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशन इमिट्स हो रहे थे, इसके अंदर हीलियम था, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस ये जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है, ये इससे रेडिएशन इमिट्स हो रहे थे। ये मैंने बेरिलियम बेरिलियम का प्लेट या शीट यहाँ पे लगाया, किस चीज का, बेरिलियम। और ये जो मैंने सर्कल में बनाया, ये आपके पास एक एटम, ये 1 एटम 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने इस शेप में जो बनाया, ये आपके पास एक एटम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ इस अल्फा रेस से या इस अल्फा पार्टिकल से क्या चीज इमिट्स हो रहे, रेडिएशन। ठीक है,
अब ये जो ब्रिलियम प्लेट है, ब्रिलियम आपको पता है कि ये आपके पास इसका 3 और 4 और 9 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 4 है और ये एटॉमिक मास 9 होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ उसको बाद में पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे उसने कौन सा शीट लगाया, ब्रिलियम शीट, और यहाँ पे लेड लेड ब्लॉक लिया, इसके अंदर रेडिएटिव सब्सटेंस भी आप इसके अंदर रख सकते हो, लेकिन इसने अल्फा सोर्स जो कि था क्या, हीलियम का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे पैराफिन वैक्स लगाया। जब पैराफिन वैक्स पैराफिन वैक्स, स्पेलिंग चेक कर ले, ठीक है। पैराफिन वैक्स क्यों लगाया इस प्लेट के सामने? पैराफिन वैक्स इसलिए लगाया क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई पार्टिकल इस प्लेट से जब पास होगा, पास होने के बाद फिर ये जो रेज है यहाँ से भी पास होगा। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पैराफिन वैक्स के अंदर क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई रेज है तो इससे पास हो, इसकी वजह से इसने यहाँ पे पैराफिन वैक्स लगाया, ठीक है। किस चीज के लिए? पार्टिकल को रोकने के लिए पैराफिन वैक्स को यहाँ पे लगाया ताकि उसको पता चल सके कि पार्टिकल का मास क्या है और कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो इसलिए इसने यहाँ पे क्या लगाया, पैराफिन वैक्स। किस चीज के लिए लगाया? ताकि मैं पार्टिकल को रोक सकूं, उनको ब्लॉक कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेज आ रहे थे इस प्लेट से स्ट्राइक होने के बाद उनको यहाँ पे भी एक रेज नजर आया जो इस प्लेट से इमिट्स हो रहा था, जो इस प्लेट से इमिट्स हो रहा था। और यहाँ पे एक चार्ज डिडक्टर लगाया था, चार्ज डिडक्टर, ठीक है। चार्ज डिडक्टर, चार्ज डिडक्टर लगाया, एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास एक चार्ज डिडक्टर ही समझो, ठीक है। ये यहाँ पे एक चार्ज डिडक्टर डिवाइस लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये चार्ज को डिडक्ट कर रहा था। जब यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे चार्ज डिडक्ट हो रहा था। और यहाँ पे जो पार्टिकल था जो कि पैराफिन वैक्स लगाया था, किस चीज के लिए? ताकि मैं पार्टिकल को क्या कर सकूं, इसको ब्लॉक कर सकूं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चार्ज फिर कहाँ से आ रहे थे, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो पैराफिन वैक्स है ये किस चीज से बना है, कौन कौन से एलिमेंट से? ये कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये पैराफिन वैक्स बना, कार्बन और हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पार्टिकल जो आया था, ये जिस वेलोसिटी से आया ये पार्टिकल, ये जो रेस था, ये रेस नहीं था बल्कि पार्टिकल ही था, ठीक है। ये जिस वेलोसिटी के जरिए यानी जिस स्पीड से आया था, जिस वेलोसिटी से आया था, आने के बाद जब यहाँ पे पैराफिन वैक्स से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से इमिट्स हुआ। और इमिट होने के बाद वो कहाँ पे आया, इस चार्ज डिडक्टर में आया। इस चार्ज डिडक्टर जो डिवाइस था यहाँ पे आया। आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डिडक्ट हो रहा था ये कहाँ से आ रहा था, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि ये पैराफिन वैक्स जो है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि पैराफिन वैक्स यहाँ पे जो हमने लगाया था ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है। कार्बन हाइड्रोजन से बनने के बाद यहाँ पे ये जो पार्टिकल था, यह असल में ये जो पार्टिकल, ये जो रेज नजर आ रहा है ये न्यूट्रॉन था। फिर उसको पता कैसे चला कि ये न्यूट्रॉन है? ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ इस पैराफिन वैक्स को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, इमिट्स हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इस चार्ज डिडक्टर के पास आया, ठीक है। तो आखिर में क्या हुआ, आपका क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कार्बन जो है, ये कार्बन यहाँ से रिलीज क्यों नहीं हुआ, हाइड्रोजन रिलीज क्यों हुआ? इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन की मास का इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन की मास का इक्वल होता है। और यहाँ से न्यूट्रॉन जो थे जिनका एटॉमिक मास बिल्कुल इक्वल था इस हाइड्रोजन एटम के, यहाँ पे भी वन था, वहां पे भी वन था, प्रोटॉन वन था और वो भी वन था, ठीक है। और कार्बन तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने थे, 6, और 6 भी नहीं थे, साथ ही उसमें न्यूट्रॉन भी थे, टोटल 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन को तो यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल था। एग्जाम्पल, ये आपके पास मार्कर है, ये जिस वेलोसिटी से आ रहा है इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ पे रुक जाएगा और ये जो मार्कर है ये आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि ये जो बॉडी है इस मार्कर का ये ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, यहाँ से ये मार्कर है इसका मास ज्यादा है, इससे 5-6 गुना ज्यादा है। ये यहाँ से जब आएगा इसे स्ट्राइक होने के बाद ये आगे मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम ज्यादा और इसका मोमेंटम, इसका सॉरी कम,
और इसका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बुनियाद पर कार्बन का मास ज्यादा था, इसकी वजह से कार्बन को यहाँ से निकाला नहीं बल्कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इस चार्ज डिडक्टर के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा था कि यहाँ पे कोई चार्ज आ रहा है। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि सर न्यूट्रॉन का फिर कैसे पता चला। एग्जांपल नंबर 1, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने क्या कहा, अभी तक उसने ये नहीं कहा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है, उसने कहा यहाँ से एक पार्टिकल क्या हुआ, एक रेज यहाँ से निकल रहा है। एग्जांपल, जैसा कि आपके पास है हीलियम का जो एटॉमिक मास है 2 और यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, हीलियम का हमने रिएक्शन किया और साथ ही बेरिलियम, क्योंकि ये बेरिलियम आपके पास प्लेट है। इन दोनों रिएक्शन के बाद यहाँ पे आपके पास जो ये 9 है और ये 4 है, यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियस का रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन, दो न्यूक्लियस का जब आपस में रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन हुआ। एग्जांपल, एटम का दो न्यूक्लियस जब आपस में उसको क्या करते हो, कंबाइन करते हो, कंबाइन करने के बाद तीसरा जो न्यूक्लियस बनता है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ था वो केमिकल रिएक्शन ही था, बड़ा खतरनाक रिएक्शन यहाँ पे हुआ। ठीक है, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का आपस में रिएक्शन करना, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से बहुत ही खतरनाक रिएक्शन। एग्जांपल, एटम बम जो बने वो इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बुनियाद पर ये एटम बम भी बने। ठीक है, वहां पे भी हम दो न्यूक्लियस को आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ भी इन दोनों न्यूक्लियस को जब हमने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, केमिकल नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन किस चीज को कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, दो न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन करने से, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियस एंड द फॉर्म ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस को आपने कंबाइन करने से एक सिंगल न्यूक्लियस बना, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पे आपके पास बना किया कार्बन 6 1 प्लस 1 न्यूट्रॉन। कैसे, एग्जांपल, अब 2 और 4 आपके पास कितना आ रहा है, 6। यहाँ पे आपके पास क्या है कि 4 और 9 आपके पास कितना आ रहा है, 13 है, लेकिन यहाँ पे 12 आया। ये जो प्लेट लगा था बेरिलियम का, ये बिल्कुल ब्लैक हुआ। जब ब्लैक हुआ हमें पता चला कि ये आपके पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, 4 और 9 को जब हेड ऐड करने के बाद यहाँ पे 12 आया और एक न्यूट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हुआ, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये रेज यहाँ से रिलीज इमिट्स हो रहा था। ये जो रेज था यही न्यूट्रॉन था। फिर इसके ऊपर चार्ज कैसे चेक किया, चार्ज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या किया कि इस पैराफिन वैक्स को यहाँ से हटाया, हटाने के बाद चार्ज डिडक्टर को यहाँ पे लगाया। जब चार्ज डिडक्टर को लगाने के बाद वहां पे चार्ज डिडक्टर में चार्ज शो नहीं हो रहा था। यहाँ से वो रेज आ रहे थे, वो पार्टिकल भी आ रहे थे, लेकिन जो चार्ज डिडक्टर था उसमें चार्ज स्टोर नहीं हो रहा था, चार्ज हमें नहीं बता रहा था कि यहाँ पे अभी चार्ज आ रहा है। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि यहाँ पे इसके इस साइड पे और इस साइड पे प्लेट लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। उसने कहा कि अगर ये कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है तो ये लाजमी ये जो रेज है इस साइड पे बेंड होगा, अगर कोई पॉजिटिव है तो इस साइड पे बेंड होगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बेंड होगा। तो ये भी नहीं हुआ। बाद में उसको पता चला कि ये पार्टिकल है। मैंने आपको बताया भी कि पैराफिन वैक्स में यहाँ पे ब्लॉक हुआ, ब्लॉक होने के बाद इस पार्टिकल का मास भी चेक किया। यहाँ पे जब ब्लॉक हुआ, ब्लॉक होने के बाद इसका जब मास चेक किया तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास इसका जो मास था वो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इक्वली कह सकते हैं, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है वो थोड़ा सा कम है, किससे, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि यहाँ पे इनका जो मास है वो आपस में इक्वल है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि चार्ज को कैसे चेक किया, इसके ऊपर चार्ज है, मैंने आपको बताया दो मेथड्स मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, दो प्लेटें लगाए, इस प्लेटों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और ये जो रेस था ये इस साइड पे नहीं आ रहा था, इस साइड पे बैंड नहीं हो रहा था, उस साइड पे भी बैंड नहीं हो रहा था। और इस पैराफिन वैक्स को भी यहाँ से हटाया, हटाने के बाद जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पे चार्ज डिडक्टर भी लगाया, लगाने के बाद ये जो पार्टिकल था, ये जो रेस था, यहाँ पे चार्ज डिडक्टर डिवाइस के पास आ रहा था, लेकिन वहां पे चार्ज शो नहीं हो रहा था कि अब चार्ज आ रहा है, कोई चार्ज शो नहीं हो रहा था। तो इस बुनियाद पर जेम्स चैडविक ने कहा कि एटम के अंदर तीसरा जो पार्टिकल है वो भी मौजूद है, लेकिन वो ऐसा पार्टिकल है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने कौन सी सन में डिस्कवर किया, इसका बुनियादी रीजन क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपका जो कमेंट से लाजमी उनका आंसर दूंगा, कोशिश करूंगा कि उसको मैं देखूं भी और साथ ही मैं उनका आपको आंसर दूं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करते वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।